नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। विवेक राय दिखाएंगे महाकुंभ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे किया संगम स्नान। अंकित गुप्ता बताएंगे ईवीएम को लेकर केजरीवाल ने कौन सा सियासी कवच तैयार किया है। वैभव परब दिखाएंगे सैफ के हमलावर को लेकर क्यों सवालों के घेरे में है मुंबई पुलिस। और विशाल पांडे बताएंगे ट्रंप से हुई बातचीत में पीएम मोदी ने किन किन बड़े मुद्दों का जिक्र किया है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मंत्रोच्चार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई संगम में डुबकी, संत समाज से लिया आशीर्वाद। मठ मंदिर और अखाड़ों के संत वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे थे। स्नान के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ जल क्रीड़ा करते हुए गृह मंत्री पर जल फेंकते हुए नजर आए। स्नान के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने भगवा कपड़े पहनकर संगम पर ही विशेष पूजा अर्चना की और संगम आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह के साथ उनकी पत्नी और बेटे जय शाह भी मौजूद थे। पूजा सर, यहाँ पहुंचकर किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा इधर आके। सीएम योगी ने अमित शाह को कुंभ कलश भी भेंट किया, जबकि साधु संतों ने उन्हें माला पहनाई और चंदन लगाया। संगम स्नान के दौरान बाबा रामदेव और सतुआ बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग से डुबकी लगवाई। संगम स्नान के बाद स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी का हाथ पकड़कर विशेष योग आसन भी कराया। अब इंतजार 5 फरवरी का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचेंगे और संगम में स्नान करेंगे। संगम स्नान के बाद अक्षय वट पहुंचे अमित शाह, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। वेद पुराणों में जिस अक्षय वट का जिक्र है वो अकबर के किले में मौजूद है। कई सालों तक इसके दर्शन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन मोदी सरकार के बाद अक्षय वट को दर्शन और पूजन के लिए खोल दिया गया। मान्यता तो यहाँ तक है कि अक्षय वट वृक्ष पर देवी देवताओं का निवास है। इसके बाद अमित शाह स्वामी अवधेशानंद गिरी के कैंप में पहुँचे। यहाँ संत महात्माओं के साथ मुलाकात की और भोजन किया। अमित शाह इसके अलावा जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद के शिविर में भी गए और वहाँ साधु संतों से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं के कुंभ स्नान पर खरगे का तंज, कहा एक दूसरे में लगी है डुबकी लगाने की प्रतियोगिता। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। खरगे ने यह बयान बीजेपी नेताओं और सरकार में शामिल लोगों को लेकर दिया। जाहिर है बीजेपी भड़क गई है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? खरगे ने कहा कि उन्हें पूजा से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर गरीबों का जो शोषण हो रहा है, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा राजनीतिक कारणों की वजह से की जा रही है महाकुंभ की बदनामी। अखिलेश यादव ने कल महाकुंभ में 11 डुबकी लगाई थी और अव्यवस्था के आरोप लगाए थे। यहाँ पर कहीं धूल धक्कड़ ना उड़े। जो खर्चा हो रहा हमारे साधु संतों का, वो सरकार अपने ऊपर ले ले। ये कोई वाटर स्पोर्ट्स की जगह नहीं है। अखिलेश के इन आरोपों पर बीजेपी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक वर्ग को खुश करने की बात है। अखिलेश यादव कल महाकुंभ स्थान पर लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर भी गए थे। बीजेपी ने पूछा, क्या अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जाकर राजनीति नहीं की? महाकुंभ में पेश किया गया सनातन बोर्ड का प्रस्तावित ड्राफ्ट। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी किया समर्थन। महाकुंभ में सनातन धर्म संसद आयोजित हुई और सनातन बोर्ड का प्रस्तावित ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसमें बताया गया है कि सनातन बोर्ड स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। चारों शंकराचार्य इसका संरक्षण करेंगे। इसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे और सभी शक्तिपीठों से पीठाधीश सदस्य होंगे। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं।
इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने धर्म संसद का न्योता न मिलने की बात कही। महाकुंभ में हुई इस धर्म संसद में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे भी सुनाई दिए। साध्वी सरस्वती ने कहा कि हर हिंदू को घर में तलवार रखने की जरूरत है। दिल्ली के सियासी विवाद में फिर हुई हरियाणा की एंट्री। केजरीवाल का आरोप, हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को किया जहरीला। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर वाला पानी पिलाकर मार दोगे? ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं। उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये साजिश इस वजह से रची गई ताकि लोग मरें और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर मढ़ा जा सके। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड ने जहरीले पानी को आने से रोक दिया, नहीं तो दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर हो सकता था नरसंहार। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल ने जारी की 15 गारंटी, बीजेपी पर लगाया गारंटी शब्द चोरी का आरोप। मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस यात्रा और ऐसी तमाम योजनाओं को गिनाते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि इससे गरीब परिवार को हर महीने 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों को पानी का गलत बिल भेजा गया है जिसे माफ किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यमुना की गंदगी और सड़कों की बदहाली पर माफी भी मांगी। केजरीवाल ने कहा कि बीते कार्यकाल का कुछ हिस्सा कोरोना की वजह से तो कुछ हिस्सा जेल के सियासी खेल में बीत गया, जिसकी वजह से उन्हें काम करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। दिल्ली चुनाव में इंजीनियर्स की फौज उतारने की तैयारी में केजरीवाल ईवीएम पर रखेंगे खास निगरानी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी इंजीनियर्स का एक ग्रुप तैयार कर रही है। ये इंजीनियर ऐसे हैं जो दिल्ली के वोटर भी हैं। इन इंजीनियर्स का काम होगा कि वो ईवीएम डेमो के दौरान बूथ पर जाएं और हर चीज पर बारीकी से नजर रखें। वोटिंग के दिन के लिए भी आम आदमी पार्टी एक ऐसी ही टीम तैयार कर रही है जो मैनेजमेंट देखने का काम करेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी को शक है कि कई इलाकों में सुस्त वोटिंग कराई जा सकती है, जिसके चलते पहले से ही तैयारी की जा रही है। अमृतसर की घटना पर दिल्ली में गरमाई सियासत। अंबेडकर का अपमान का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पर उतरी बीजेपी। केजरीवाल के घर से कुछ कदम की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर चढ़ गए। इस क्षेत्र में धारा 163 भी। इससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और केजरीवाल से माफी की मांग की गई। अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब में दलितों के असुरक्षित होने की बात कही। बाबा साहेब की जन्मस्थली से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा दलित और पिछड़ों को बनाया जा रहा है गुलाम। इंदौर के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी ने कई बार लोगों को संविधान की किताब दिखाई और अडानी अंबानी का नाम लेकर मोदी सरकार को घेरा। जितना अडानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान का जिक्र करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की। कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान के खिलाफ हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं।
बिहार में फिर तेज हुई सीएम नीतीश कुमार के बेटे को लेकर सियासी हलचल। जेडीयू ने खबर को बताया आधारहीन। दरअसल बिहार की सियासी फिजाओं में खबरें चल रही थी कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली के बाद पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले हैं, लेकिन जेडीयू ने निशांत कुमार की राजनीतिक डेब्यू की खबरों को आधारहीन बताया है। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुकूल और उनके पुत्र के द्वारा अनिच्छा अब तक व्यक्त किया जाना, तो हमको तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। हाल में निशांत कुमार अपने पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बख्तियारपुर गए थे। उसके बाद से ही चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। ट्रंप से पीएम मोदी की फोन पर क्या बात हुई और वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी को लेकर विपक्ष ने आज फिर क्यों सवाल उठाए? देखिए देश की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप से पीएम मोदी की पहली बार फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बातचीत की जानकारी दी और विश्वसनीय साझेदारी के लिए दोनों देशों को प्रतिबद्ध बताया। पीएम मोदी ने ट्रंप से वैश्विक शांति पर भी बातचीत की। इससे पहले जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट पर माय डियर फ्रेंड कर बधाई दी थी। 14 बदलावों के साथ वक्फ संशोधन बिल को मिली जेपीसी की मंजूरी। विपक्ष के सभी सुझावों को नकारा गया। जेपीसी की फाइनल मीटिंग में 40 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुई। इसमें बीजेपी की तरफ से जितने भी संशोधन दिए गए वो सभी पास हो गए और विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव आए उन्हें नकार दिया गया। आपको इसका फायदा चुनाव में उठाना है, इसीलिए पूरे प्रोसीजर्स को बाईपास करके आप जो है ये बिल ले जाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली चुनाव को ध्यान में बिल्कुल दिल्ली चुनाव के लिए इन्होंने इतना जल्दी खत्म करने की कोशिश की है। This today's proceeding has a fast proceeding. This is the black day of the democracy. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जारी की और कहा कि इससे गरीब मुसलमान को उसका हक मिलेगा। अब बजट सत्र के दौरान जेपीसी की रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, जारी हुई अधिसूचना। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया। कानून के मुताबिक अब उत्तराखंड में सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है। पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो हमने वायदा किया था आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब हर साल 27 जनवरी को राज्य में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देहरादून की रहने वाली निकिता नेगी यूसीसी पोर्टल पर पंजीकृत होने वाली पहली नागरिक बन गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की होगी वीडियोग्राफी। आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया स्वतंत्र पर्यवेक्षक। ये वीडियो पिछले साल का है जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हेरफेर करते हुए पर्यवेक्षक अनिल मसीह कैमरे में कैद हुए थे। एक बार फिर 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बार स्वतंत्र पर्यवेक्षक की तैनाती होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस जयश्री ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद सख्ती बरतते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के फैसले को पलट दिया था। सैफ अली खान के हमलावर को लेकर फिर बड़ा सस्पेंस, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके मैच नहीं हो रहे फिंगरप्रिंट्स। दावा किया जा रहा है कि सैफ के घर अलग अलग हिस्सों से आरोपी के फिंगरप्रिंट लिए गए, लेकिन एक भी फिंगरप्रिंट आरोपी से मैच नहीं हुआ। इससे पहले सीढ़ी पर दिखने वाला शख्स और पुलिस की गिरफ्तार में आए शहजाद के चेहरे को भी अलग अलग बताया जा रहा था। शहजाद के माता पिता भी इस बात से इनकार कर चुके हैं। सीढ़ी पर दिखने वाला शख्स उनका बेटा नहीं है। इस बीच सीएम फडणवीस सामने आए और कंफ्यूज पैदा न करने की अपील की है। जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है, उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है।
हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल केस में मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो भी तब जब मुंबई पुलिस आरोपी गिरफ्तार होने का दावा कर रही है। उत्तराखंड में गोलीकांड के आरोपी प्रणव चैंपियन की क्यों बढ़ गई हैं मुश्किलें और कहां 13 मंजिला इमारत से गिरे बच्चे को दौड़कर आए युवक ने बचाया। देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। रुड़की गोलीकांड के आरोपी कुंवर चैंपियन को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। वहीं विधायक उमेश कुमार को मिली जमानत। सुनवाई से पहले कोर्ट के बाहर चैंपियन के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। हालात को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कोर्ट ने पहली नजर में आरोपों को सही पाया और कुंवर चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की भी पेशी हुई, लेकिन जज ने उन्हें 40-40 हजार रुपए के 2 बॉन्ड भरने के बाद जमानत दे दी। थाने की डोंबिवली में फरिश्ता बनकर पहुंचा युवक 13 मंजिल इमारत से गिरे 2 साल के बच्चे को बचाया। सीसीटीवी में दिख रहा कि भावेश महात्रे नाम का एक शख्स तेजी से बिल्डिंग की तरफ भाग रहा है। दरअसल भावेश ने बिल्डिंग से बच्चे को गिरते हुए देखा और उसी की तरफ भागने लगा। भावेश ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चा उसके हाथ में नहीं आया। हालांकि गनीमत रही कि बच्चा भावेश के पैर पर गिरा, जिसके चलते उसे मामूली चोट आई। बच्चा सुरक्षित है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद एक बार फिर हाई राइज बिल्डिंग में सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सब भावेश के हौसले की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से सामने आई दिल दहलाने वाली वारदात। पहले युवती की गला घोटकर हत्या की और फिर सूटकेस में बंद कर जलाई लाश। किराए के कमरे में रहने वाले आरोपी अमित तिवारी ने पहले युवती की हत्या की और फिर 1200 रुपए का नया सूटकेस खरीद कर लाया। आरोपों के मुताबिक अमित ने शिल्पा की डेड बॉडी को सूटकेस में पैक किया और फिर सुनसान इलाके में फेंक आया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि अमित तिवारी कुछ देर बाद दोबारा सूटकेस के पास आया और उसमें आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि शिल्पा और अमित लिव इन में रहते थे और शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि शिल्पा और अमित रिश्ते में भाई बहन लगते थे। पुलिस ने इस मामले में अमित तिवारी के दोस्त अनुज को भी गिरफ्तार किया है, जिसने इस वारदात में उसका साथ दिया था। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद कोलंबिया का यू टर्न अवैध प्रवासियों को लेने के लिए हो गया तैयार। दरअसल कोलंबिया ने अवैध प्रवासियों को लेकर आ रहे अमेरिका के 2 सैन्य विमानों को अपने देश की जमीन पर नहीं उतरने दिया था। कोलंबिया के इस रवैये से ट्रंप नाराज हुए और 25% टैरिफ के साथ साथ प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगले सप्ताह से कोलंबिया 50% टैरिफ के लिए तैयार रहे। ट्रंप की कार्रवाई के जवाब में कोलंबिया ने भी अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिससे दोनों देशों के बीच टैरिफ वार जैसी स्थिति बन गई। हालांकि बाद में कोलंबिया अपने फैसले से पीछे हट गया। अब कोलंबिया अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हो गया है। कोलंबिया इसके लिए अपने जहाज अमेरिका भेजेगा। इजराइल हमास संघर्ष विराम के बाद गजा में शरणार्थियों की वतन वापसी शुरू। हमास इस सप्ताह करेगा 6 और बंधक को रिहा। इससे पहले हमास की तरफ से जो 4 महिला इजरायली बंधक छोड़े गए थे, उसमें अब्रेल येहू नाम की बंधक नहीं थी। यही वजह थी कि पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा पट्टी में शरणार्थियों की वापसी पर रोक लगा दी थी, जिससे हजारों फिलिस्तीनियों को बॉर्डर पर रोक दिया गया था। एक बार फिर अनुमति मिलने के बाद कई दिनों से अपने क्षेत्र लौटने का इंतजार कर रहे हजारों फिलिस्तीनी उत्तरी गजा की ओर बढ़ने लगे हैं। हमास ने रविवार को बचे हुए बंधकों की लिस्ट इजराइल को सौंप दी है। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से सीजफायर शुरू हुआ है। सीजफायर का पहला फेज 42 दिन का है। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में फिलहाल इतना ही। लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी कल ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। भुवनेश्वर में वो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, तो देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। कल दिल्ली में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी जैसे चुनावी प्रचार करेंगे। दिल्ली दंगे के आरोपी और ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ताहिर हुसैन की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।